चलिए आज कहानी सुनते हैं एक ऐसे शख्स की जिसने इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, हिंदुस्तान में मुगल सल्तनत की बुनियाद रखने वाला शहजादा। तो आज का सबसे बड़ा सवाल यही है, एक ऐसा शहजादा जिसे अपने ही घर से निकाल दिया गया हो, वो आखिरकार इतिहास के सबसे ताकतवर और लंबे चलने वाले साम्राज्यों में से एक की नींव कैसे रख सकता है। चलिए इस पूरी कहानी को समझते हैं। देखिए, बाबर की सोच को समझने के लिए सबसे पहले उसकी रगों में दौड़ते खून को समझना होगा। उसके अंदर सिर्फ एक नहीं बल्कि दो महान विजेता साम्राज्यों की विरासत थी। जरा बाबर के खानदान पर एक नजर डालिए, ये कोई मामूली बात नहीं थी। उसकी रगों में मध्य एशिया के दो सबसे खतरनाक विजेताओं का खून था। पिता की तरफ से वो तुर्क विजेता तैमूर का वंशज था और मां की तरफ से महान मंगोल शासक चंगेज खान का। मतलब सोचिए, तुर्की हिम्मत और मंगोलों वाली प्लानिंग, दोनों का एक जबरदस्त कॉम्बिनेशन था ये। अपनी ताकत और हैसियत जताने के लिए बाबर ने 1507 में एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसने अपने पुरखों का टाइटल मिर्जा छोड़कर पादशाह का टाइटल अपनाया। पादशाह मतलब एक ऐसा बादशाह जिसे कोई दूसरा गद्दी से हिला नहीं सकता। ये उसके बड़े इरादों का साफ साफ ऐलान था। लेकिन इतनी बड़ी विरासत होने का मतलब ये तो नहीं कि सिंहासन थाली में सजा मिलेगा। बाबर की शुरुआती जिंदगी लगातार हार और भटकने की कहानी थी। सच कहें तो वो एक ऐसा राजा था जिसके पास अपना कोई राज ही नहीं था। जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए, उतार चढ़ाव साफ दिखते हैं। सोचिए, सिर्फ 11 साल का बच्चा और गद्दी पर बैठ गया। उसने अपने महान पूर्वज तैमूर की राजधानी समरकंद को 2 बार जीता और दोनों बार उसे गवा बैठा। मध्य एशिया में हर जीत के बाद एक बड़ी हार उसका इंतजार कर रही थी, जब तक कि 1512 में उसे यह समझ नहीं आ गया कि उसका मुकद्दर कहीं और लिखा है। जब मध्य एशिया के सारे रास्ते बंद हो गए तो बाबर ने अपनी नजरें घुमाईं दक्षिण की तरफ, हिंदुस्तान की बेहिसाब दौलत और बिखरी हुई सियासत की ओर। यह एक बहुत बड़ा जुआ था, शायद उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा और आखिरी भी। और बाबर ने यह जुआ आंख बंद करके नहीं खेला, पूरी तैयारी की थी। उसने उस जमाने की सबसे मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाई, तोपें, जिसके लिए उसने उस्ताद अली कुली और मुस्तफ़ा खान जैसे माहिर लोगों को नौकरी पर रखा। और किस्मत देखिए, उसे भारत के अंदर से ही न्योता मिल गया। कुछ नाराज भारतीय सरदार ही दिल्ली के सुल्तान को हटाना चाहते थे। तो अब मैदान सज चुका था। ये कहानी है तोपों की, हिम्मत की और सिर्फ 2 ऐसी लड़ाइयों की जिन्होंने हिंदुस्तान का नक्शा ही हमेशा के लिए बदल दिया। 20 अप्रैल 1526, ये तारीख हिंदुस्तान के इतिहास में हमेशा के लिए दर्ज हो गई। पानीपत की पहली लड़ाई, जहां बाबर का सामना हुआ इब्राहिम लोदी की बहुत बड़ी सेना से, और यहीं से ऑफिशियली मुगल सल्तनत की शुरुआत होती है। तो सवाल यह है कि बाबर की छोटी सी फौज ने यह कमाल किया कैसे? उसका एक सीक्रेट वेपन था, तुलुगमा नीति। ये एक पुरानी मंगोल चाल थी जिसमें सेना को हिस्सों में बांटकर अचानक दोनों तरफ से ऐसा हमला किया जाता था कि दुश्मन को संभलने का मौका ही न मिले। तो जीत के पीछे 3 बड़ी वजहें थीं। पहली, तुलुगमा का जबरदस्त इस्तेमाल। दूसरी और शायद सबसे अहम, तोपों का वो कहर, जिनकी गरजती आवाज से ही लोधी के हाथी डर कर अपनी ही फौज को रौंदने लगे। और बस इन दोनों चीजों ने मिलकर बाबर की छोटी सी पर डिसिप्लिन्ड आर्मी को इब्राहिम लोदी की विशाल सेना पर पूरी तरह हावी कर दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। दिल्ली जीतना एक बात थी, पर उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। जैसा कि इतिहासकार कहते हैं, असली लड़ाई तो अभी बाकी थी और वो पानीपत से भी ज्यादा बड़ी साबित हुई। देखिए, पानीपत की लड़ाई ने तो बाबर के लिए दिल्ली के दरवाजे खोले थे, लेकिन 1527 में हुई खानवा की लड़ाई, जो उसने राणा सांगा के ताकतवर राजपूत गठबंधन के खिलाफ लड़ी, उसी ने असल में हिंदुस्तान में मुगल राज की नींव को पक्का किया। साम्राज्य की असली बुनियाद यही जीत थी। खानवा में बाबर के सामने उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती थी। उसकी सेना महान राजपूत योद्धा राणा सांगा के नाम से ही कांप रही थी। यहां बाबर ने एक मास्टर स्ट्रोक खेला। उसने अपनी फौज के सामने एक जबरदस्त भाषण दिया, शराब न पीने की कसम खाई, अपने कीमती सोने चांदी के प्याले तोड़ दिए और इस जंग को जिहाद यानी धर्म युद्ध का नाम दे दिया। ये एक साइकोलॉजिकल दाव था जिसने लड़ाई शुरू होने से पहले ही बाजी पलट दी, और इस जीत के बाद उसने गाजी का टाइटल लिया। तो भारत में अपनी हुकूमत कायम करने के बाद बाबर ने एक ऐसी विरासत छोड़ी जो जंग के मैदान से कहीं ज्यादा बड़ी थी, भले ही उसे राज करने का वक्त बहुत कम मिला। बाबर सिर्फ एक लड़ाका नहीं था, वो एक पढ़ा लिखा सुलझा हुआ इंसान भी था।
उसने अपनी जबरदस्त ऑटोबायोग्राफी लिखी, बाबरनामा। वो एक बेहतरीन शायर था, इतना दरिया दिल कि पानीपत की जीत के बाद काबुल के हर मर्द, औरत और बच्चे को चांदी का सिक्का बंटवाया, जिससे उसे कलंदर कहा जाने लगा। और तो और उसने गज-ए-बाबरी नाम से जमीन नापने का एक स्टैंडर्ड तरीका भी शुरू किया। और आखिर में इतिहासकारों की ये बात बहुत कुछ कहती है। बाबर एक कमाल का जनरल था, इसमें कोई शक नहीं। उसने एक बहुत बड़ा इलाका जीता, लेकिन 1530 में उसकी मौत हो गई। उसे इतना वक्त ही नहीं मिला कि वो एक मजबूत एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बना पाता। उसने जमीन तो जीत ली, लेकिन उस पर एक टिकाऊ साम्राज्य बनाने का काम वो अपने बाद वालों के लिए छोड़ गया। तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं, एक शानदार जनरल होने और एक महान साम्राज्य निर्माता होने में आखिर फर्क क्या होता है? बाबर ने बुनियाद तो रखी, पर क्या सिर्फ बुनियाद रखने वाला ही निर्माता कहलाता है? सोचिएगा जरूर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हार जीत से ज्यादा बड़ी हो जाए? ये कहानी एक ऐसे ही बादशाह की है जिसने अपना सब कुछ, मेरा मतलब है सब कुछ, खो दिया। और जानते हैं क्यों? ताकि वो एक ऐसी विरासत के साथ वापस लौटे जिसने हिंदुस्तान के इतिहास का रुख ही मोड़ दिया। तो इस कहानी के दो मेन कैरेक्टर्स हैं। एक तरफ मुगल सल्तनत का शहजादा हुमायूं और दूसरी तरफ एक ऐसा शख्स जो कहीं से भी शाही खानदान का नहीं था, शेर शाह सूरी। एक मामूली जागीरदार का बेटा जिसने अपनी काबिलियत के दम पर सीधे सल्तनत को चुनौती दे दी। ये सिर्फ दो लोगों की लड़ाई नहीं थी, ये दो अलग अलग दुनियाओं का टकराव था। तो बात शुरू होती है साल 1530 से। हुमायूं अपने पिता बाबर के बाद तख्त पर तो बैठ गया, पर उसे विरासत में जो सल्तनत मिली थी वो बहुत बड़ी तो थी, लेकिन उतनी ही कच्ची भी थी। मतलब नींव अभी भी हिल रही थी। उसे मजबूत बनाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और सोचिए, इतनी बड़ी और मुश्किल सल्तनत को संभालने वाला हुमायूं उस वक्त महज 23 साल का था। सिर्फ 23 साल का एक नौजवान जिसके कंधों पर एक पूरे नए साम्राज्य का बोझ था। अब मुश्किलें आप पूछेंगे कहां से थीं? जवाब है हर तरफ से। बाहर गुजरात के बहादुर शाह जैसे दुश्मन थे, लेकिन असल खतरा तो घर के अंदर ही था। बिहार और बंगाल में अफगान सरदार घात लगाए बैठे थे। और सबसे बड़ी बात, हुमायूं के अपने सगे भाई कामरान, हिंदाल, अस्करी, वो भी उसके साथ नहीं थे। मतलब पूरा साम्राज्य दुश्मनों से घिरा हुआ था। और इसी उथल-पुथल के बीच एक ऐसा नाम उभर रहा था जो हुमायूं के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द, सबसे बड़ी चुनौती बनने वाला था। वो नाम था शेर शाह सूरी। अब इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क था। सोचिए, एक तरफ हुमायूं जिसे बादशाहत विरासत में मिली, और दूसरी तरफ शेर शाह जिसका असली नाम तो फरीद खान था, बिहार के एक छोटे से जागीरदार का बेटा। मतलब एकदम जीरो से हीरो बनने वाली कहानी थी उसकी। शेर शाह ने अपनी पावर को बहुत ही स्मार्ट तरीके से स्टेप बाय स्टेप बढ़ाया। एक मामूली सिपाही से शुरू किया, फिर अपनी काबिलियत से अपने पिता की जागीर संभाली, वहां से बिहार का असल शासक बना, और फिर देखते ही देखते पूरे बंगाल पर भी कब्जा कर लिया। उसकी हर चाल एकदम नपी तुली थी। तो एक तरफ शेर शाह की ताकत आसमान छू रही थी, और दूसरी तरफ हुमायूं की सल्तनत की जमीन खिसक रही थी। और फिर वो दिन आ ही गया जब हुमायूं ने सब कुछ गंवा दिया। बस 2 लड़ाइयां और पूरा खेल पलट गया। पहली 1539 में चौसा की लड़ाई, और ठीक अगले साल 1540 में कन्नौज की। इन दोनों लड़ाइयों में शेरशाह ने हुमायूं को ऐसी शिकस्त दी कि उसके पास हिंदुस्तान छोड़कर भागने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। सोचिए जरा, रातों रात हिंदुस्तान का बादशाह एक भगोड़ा बन गया, एक ऐसा शहंशाह जिसके पास न कोई सल्तनत थी, न कोई राजधानी और न ही कोई उम्मीद। ये उसकी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। और जिस वक्त हुमायूं दर-दर भटक रहा था, उस वक्त शेरशाह हिंदुस्तान में एक मजबूत सल्तनत खड़ी कर रहा था। उसने ऐसे ऐसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए, मतलब जमीन और टैक्स का ऐसा सिस्टम बनाया जो सदियों तक चलता रहा। जो रुपया आज हम इस्तेमाल करते हैं, वो चांदी का सिक्का उसी ने चलाया था। सड़कें बनवाई, ट्रेड को बढ़ाया। उसका शासन उसकी काबिलियत का जीता जागता सबूत था सच में। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हुमायूं का ये जो 15 साल का एग्जाइल था ना, ये सिर्फ एक हार की कहानी नहीं है। असल में यही वो दौर था जिसने हुमायूं को और आने वाले पूरे मुगल वंश को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये एक तरह से उसका पुनर्जन्म था। ये 15 साल बहुत लंबे और मुश्किल थे हिंदुस्तान से भागने के बाद। इसी मुश्किल वक्त में उसके बेटे
अकबर का जन्म हुआ और फिर एक उम्मीद लेकर वो पहुंचा पर्शिया यानी फारस, शाह तहमास्प के सफवी दरबार में, जो उस वक्त दुनिया की सबसे ताकतवर सल्तनतों में से एक थी। अब ये जो फारस का सफवी दरबार था, वो कोई मामूली जगह नहीं थी। वो उस वक्त आर्ट, कल्चर, आर्किटेक्चर, हर चीज का सेंटर था। वहाँ के पेंटिंग्स, वहाँ के तौर तरीके, सब कुछ टॉप क्लास था। तो हुमायूं एक तरह से जंग के मैदान से निकलकर तहजीब के एक नए गढ़ में पहुंच गया था। तो वहां उसे सिर्फ फौजी मदद नहीं मिली, उसने बहुत कुछ सीखा। एक शाही दरबार कैसे चलता है, आर्ट और कल्चर की क्या अहमियत होती है, एडमिनिस्ट्रेशन के नए तरीके क्या हैं। यहीं पर वो बीज बोए गए थे, जिनसे आगे चलकर मुगल संस्कृति का वो शानदार पेड़ उगा, जिसे हम आज भी जानते हैं। और फिर नए दोस्तों, नई फौज और सबसे जरूरी एक नई सोच के साथ हुमायूं ने वापस हिंदुस्तान का रुख किया। ये वो पुराना हुमायूं नहीं था, ये एक बदला हुआ हुमायूं था, जो सिर्फ अपनी सल्तनत वापस लेने नहीं बल्कि एक नया विजन लेकर लौट रहा था। यहां किस्मत ने भी उसका साथ दिया। 1545 में शेर शाह की एक एक्सीडेंट में मौत हो गई और उसके मरते ही उसकी बनाई सूर सल्तनत बिखरने लगी। हुमायूं के लिए यही मौका था। उसने पर्शियन मदद से पहले काबुल और कंधार पर कब्जा किया और फिर पूरे 15 साल बाद 1555 में उसने दिल्ली और आगरा वापस जीत लिए। खोया हुआ साम्राज्य वापस मिल चुका था। लेकिन किस्मत का खेल देखिए। अपनी सल्तनत वापस पाने के बस कुछ ही महीने बाद 1556 में हुमायूं की मौत हो गई। कैसे? दिल्ली में अपनी ही लाइब्रेरी की सीढ़ियों से गिरकर। अजीब बात है ना, जिसने इतनी जंगें लड़ी वो ऐसे चला गया। तो हुमायूं दोबारा ज्यादा वक्त तक राज तो नहीं कर पाया, लेकिन उसकी इस पूरी जर्नी का, इस हार और जीत का सबसे बड़ा नतीजा कुछ और ही था, और वो था मुगल साम्राज्य का कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। एक ऐसा बदलाव जो हमेशा के लिए रहा। इस बात को ऐसे समझ सकते हैं कि हुमायूं के उस एग्जाइल ने मुगल दरबार को सेंट्रल एशिया के एक घुमंतू, लड़ाकू कबीले से बदलकर एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड, आर्टिस्टिक और कॉस्मोपॉलिटन शाही कल्चर में तब्दील कर दिया। इस एग्जाइल का असर बहुत गहरा था। पर्शियन आर्ट और इंडियन क्राफ्ट्समैनशिप का एक कमाल का मिक्सचर बना। इससे हुमायूं के मकबरे जैसी शानदार इमारतें बनी, जिसे ताजमहल का प्रीकर्सर भी कहा जाता है। और सबसे जरूरी बात, इसी नई सोच और विजन ने उसके बेटे अकबर के महान साम्राज्य की नींव रखी। तो आखिर में यह सवाल सोचना लाजमी है कि हुमायूं की सबसे बड़ी जीत क्या थी? अपनी सल्तनत वापस पाना या फिर उसे पहले खो देना? शायद साम्राज्य खोकर ही उसे वो विजन मिला जिसने ना सिर्फ उसे बल्कि आने वाले पूरे मुगल वंश को इतिहास में अमर कर दिया। मुगल बादशाह अकबर, ये नाम सुनते ही जहन में आता है द ग्रेट। लेकिन उनकी कहानी सिर्फ एक बादशाह की नहीं है, ये उस इंसान की कहानी है जिसने एक तरह से एक पूरे उपमहाद्वीप की किस्मत हमेशा के लिए बदल दी। देखिए, उन्होंने लड़ाइयां जीतीं, ऐसे ऐसे सुधार किए और एक बिखरते हुए साम्राज्य को अपने विजन से एक धागे में पिरो दिया। आज भी उनकी विरासत जिंदा है, हमारी इतिहास की किताबों में, शहरों की वास्तुकला में, हर जगह। लेकिन क्या हो अगर जो आधिकारिक कहानी हमें बताई जाती है वो पूरी कहानी ना हो? क्या हो अगर एक गुप्त इतिहास भी हो जो हमें एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर दिखाए? तो चलिए इस पहेली को सुलझाते हैं। हमारे पास इसके लिए दो चश्मदीद गवाह हैं। एक तरफ हैं अबुल फजल, अकबर के सबसे करीबी दोस्त और दरबारी, जिन्होंने लिखा शानदार अकबरनामा, और दूसरी तरफ हैं अब्दुल कादिर बदायूनी। ये भी एक विद्वान थे, अकबर के दरबार में ही रहते थे, लेकिन उनकी नीतियों से इतने निराश हो गए कि उन्होंने गुप्त रूप से एक पूरी किताब लिख डाली उनकी आलोचना में। एक है आधिकारिक कहानी और एक है गुप्त इतिहास। तो आइए सबसे पहले आधिकारिक कहानी देखते हैं, वो कहानी जो अकबर के सबसे बड़े प्रशंसक यानी अबुल फजल ने हमें बताई है। ये एक ऐसी कहानी है जो उम्मीद और जीत से भरी है। अकबर की शुरुआत आसान बिल्कुल नहीं थी। सोचने वाली बात है, उनका जन्म ही निर्वासन में हुआ था और फिर सिर्फ 13 साल की उम्र में पिता की अचानक मृत्यु हो जाती है और कंधों पर आ जाता है एक ऐसे साम्राज्य का बोझ जो टूटने की कगार पर खड़ा था। और गद्दी पर बैठते ही आ गया जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान, पानीपत की दूसरी लड़ाई। एक तरफ एक 13 साल का लड़का और उसकी कमजोर सी सेना,
और दूसरी तरफ हिंदुस्तान का उस वक्त का सबसे शक्तिशाली जनरल हेमू। ये एक ऐसा पल था जो या तो साम्राज्य बनाएगा या हमेशा के लिए खत्म कर देगा। इस लड़ाई में अकबर की जीत ने ना मुगल साम्राज्य की नींव को बिल्कुल पत्थर जैसा मजबूत कर दिया। अबुल फजल के लिए तो ये जीत एक सबूत थी कि अकबर पर ऊपर वाले का हाथ है। उन्होंने लिखा कि अकबर एक आदर्श पुरुष था। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक दरबारी की चापलूसी थी या अकबर में वाकई कुछ खास था? अबुल फजल के हिसाब से अकबर की महानता सिर्फ जंग के मैदान तक ही नहीं थी। अकबर एक तरह से एक साम्राज्य निर्माता, एक इंजीनियर थे। उन्होंने एक ऐसी प्रशासनिक मशीन बनाई जो पूरे साम्राज्य के लिए एक कंकाल की तरह थी, जो उसे जोड़कर रखती थी और बढ़ने में मदद करती थी। और इस मशीन का दिल था मनसबदारी प्रणाली। ये ना एक बिल्कुल क्रांतिकारी विचार था। इसका मतलब ये था कि कोई भी, चाहे वो किसी भी पृष्ठभूमि से हो, अपनी क्षमता के दम पर साम्राज्य में सबसे ऊंची पदवी तक पहुंच सकता था। मतलब काबिलियत की कीमत थी, खानदान की नहीं। और देखिए ये प्रणाली कितनी स्मार्ट थी। हर अफसर का रैंक 2 हिस्सों में बटा था। जात, जिससे उसका व्यक्तिगत रुतबा और तनख्वाह तय होती थी, और सवार, जिससे ये पता चलता था कि उसे कितने घुड़सवार रखने होंगे। इस प्रणाली से यह पक्का हो गया कि अकबर के पास हमेशा एक वफादार और अच्छी तरह से सुसज्जित सेना तैयार रहे, साम्राज्य को बचाने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए। लेकिन क्या ये कुशल प्रणाली उतनी ही उत्तम थी जितनी दिखती थी? अच्छा, अब वक्त है सिक्के का दूसरा पहलू देखने का, वो सच जो बदायूनी ने अपने गुप्त इतिहास में उजागर किया। बदायूनी के मुताबिक अकबर की पीठ पीछे उनके अपने ही रईस उन्हें धोखा दे रहे थे। ये जो चमकती हुई मशीन थी ना, अंदर से खोखली हो रही थी। जरा सोचिए, एक रईस निरीक्षण के लिए आता है, उसके पीछे सैनिकों की पूरी कतार लगी है, लेकिन पास से देखने पर पता चलता है कि ये तो सैनिक हैं ही नहीं, ये तो उसके रसोइये, माली और धोबी हैं, बस वर्दी पहने हुए। और जैसे ही निरीक्षण खत्म होता, इन सैनिकों को घर भेज दिया जाता और सारा पैसा उस रईस की जेब में। लेकिन अकबर को बेवकूफ बनाना आसान नहीं था। जैसे ही उन्हें इस धोखाधड़ी के बारे में पता चला, उन्होंने फौरन इस भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिए एक अभियान शुरू कर दिया। उन्होंने 2 सरल लेकिन बहुत असरदार तरीके अपनाए। एक थी दाग प्रणाली, जिसमें शाही घोड़ों पर एक खास निशान लगाया जाता था ताकि उन्हें बदला ना जा सके, और दूसरी थी चेहरा प्रणाली, जिसमें हर सैनिक का पूरा हुलिया दर्ज किया जाता था। तो एक तरह से बदायूनी की आलोचना की वजह से ही हम एक ऐसे अकबर को देख पाते हैं जो सिर्फ एक भव्य दूरदर्शी नहीं था, बल्कि एक व्यवहारिक शासक भी था, जो अपने साम्राज्य की समस्याओं को ठीक करना जानता था। और ये हमें ले आता है अकबर के शासनकाल के सबसे विस्फोटक पहलू पर, धर्म। और यहां पर हमारे दोनों इतिहासकारों की कहानियां सबसे नाटकीय तरीके से आमने सामने आती हैं। अकबर का दिमाग हमेशा से ही सवालों से घिरा रहता था। उन्होंने इबादत खाना बनवाया, जिसे पूजा घर कह सकते हैं। यहां हर धर्म के विद्वान आते थे, मुस्लिम, हिंदू, जैन, ईसाई, सब, और घंटों तक बहस करते थे। लेकिन अकबर आखिर ऐसा कर क्यों रहे थे? क्या वो सच में सत्य की तलाश में थे, या ये सब एक राजनीतिक चाल थी? इन्हीं बहसों से निकली उनकी नीति सुलह कुल, यानी सबके लिए शांति। अब देखिए, अबुल फजल के लिए ये बुद्धिमानी और रोशनी की निशानी थी, लेकिन बदायूनी के लिए ये इस्लाम के साथ सबसे बड़ा धोखा था। एक ही चीज, एक के लिए ज्ञान का शिखर थी तो दूसरे के लिए सबसे बड़ा पाप। बदायूनी ने अकबर पर बहुत गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने लिखा कि अकबर ने इस्लाम का मजाक बनाया, नमाज पर रोक लगा दी, विद्वानों को दाढ़ी मुंडवाने पर मजबूर किया। बदायूनी के शब्दों में एक ऐसे इंसान का गुस्सा और धोखा साफ महसूस होता है, जिससे लगता था कि उसका बादशाह अपने ही ईमान को धोखा दे रहा है। तो इन 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियों का क्या किया जाए? एक तरफ है एक आदर्श राजा, दूसरी तरफ एक धर्मद्रोही, यानी धर्म से भटका हुआ इंसान। आखिर सच है क्या? किसकी बात पर यकीन करें? उस इंसान की जिसने अकबर की तारीफों के पुल बांध दिए, या उस इंसान की जिसने अपनी पूरी जिंदगी की बड़ास एक किताब में निकाल दी? शायद सच इन दोनों के बीच में कहीं है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे एक ही इंसान की तस्वीर 2 अलग अलग कैमरों से ली जाए। कोई भी एक तस्वीर पूरी कहानी नहीं बताती, लेकिन जब दोनों को साथ में देखते हैं तो हमें एक जटिल, महत्वाकांक्षी और कभी-कभी विरोधाभासी इंसान की एक त्रिआयामी तस्वीर मिलती है। आखिर में अकबर की विरासत,
पत्थरों में नहीं बल्कि उन विचारों में लिखी है जिनको उन्होंने बढ़ावा दिया, व्यवस्था के विचार, योग्यता के और सहिष्णुता के। और ये विचार आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 400 साल पहले थे। तो अगली बार जब इतिहास की कोई कहानी सामने आए तो ये जरूर सोचना, ये कहानी सुना कौन रहा है और वो क्या है जो वो नहीं बता रहे हैं। मुगल इतिहास में एक ऐसा बादशाह भी था जिसके दौर को समझना किसी पहेली को सुलझाने जैसा है। एक तरफ वो कला का ऐसा दीवाना था जिसने पेंटिंग को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया, तो दूसरी तरफ वो एक ऐसा शासक था जो अपने ही परिवार की बगावतों से घिरा रहा। चलिए आज जहांगीर की इसी उलझी हुई दुनिया को थोड़ा करीब से जानते हैं। सोचिए, क्या होता है जब आपके पिता कोई मामूली इंसान नहीं बल्कि अकबर द ग्रेट हों। यही सवाल शहजादे सलीम के सामने था, एक ऐसी महान विरासत को आगे ले जाना जिसकी बराबरी करना लगभग नामुमकिन हो। तो 1605 में जब सलीम गद्दी पर बैठा तो उसने अपना नाम रखा जहांगीर, यानी दुनिया को जीतने वाला। और देखिए, विरासत में उसे दुनिया की सबसे दौलतमंद सल्तनतों में से एक तो मिली, लेकिन साथ ही मिली अपने पिता के कद की एक बहुत बड़ी परछाई। पर जहांगीर का ये ताज फूलों का सेहरा नहीं बल्कि कांटों का ताज साबित हुआ। और सबसे बड़ी बात यह थी कि ये कांटे किसी दुश्मन ने नहीं बल्कि उसके अपनों ने ही बिछाए थे। जरा सोचकर देखिए, बादशाह बनने के ठीक 1 साल बाद ही जहांगीर का सबसे बड़ा बेटा खुसरो उसी के खिलाफ बगावत कर देता है। और ये तो सिर्फ एक शुरुआत थी, इसके बाद तो जैसे विद्रोहों की एक झड़ी सी लग गई। ये कोई मामूली पारिवारिक झगड़ा नहीं था, ये बहुत क्रूर था। जहांगीर ने इस बगावत को कुचलने में कोई नरमी नहीं बरती और अपने ही बेटे को अंधा करवा दिया। लेकिन इस घटना का असर बहुत दूर तक गया। खुसरो की मदद करने के इल्जाम में सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव जी को सजाए मौत दे दी गई। इस एक घटना ने मुगलों और सिखों के रिश्तों में वो कड़वाहट घोल दी जो फिर कभी पूरी तरह मिटी नहीं। अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। एक तरफ जहांगीर अपने ही परिवार से लड़ रहा था, वहीं दूसरी तरफ वो एक ऐसी फौजी जीत हासिल करने वाला था जो खुद अकबर आजम भी हासिल नहीं कर पाए थे। मेवाड़ एक ऐसा नाम जो मुगलों के लिए दशकों से एक चुनौती बना हुआ था। अकबर ने अपनी पूरी जिंदगी लगा दी, लेकिन मेवाड़ के राजपूतों ने कभी पूरी तरह से हार नहीं मानी। पर जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम को भेजा और आखिरकार 1614 में मेवाड़ के साथ एक संधि करने में कामयाब रहा। ये जहांगीर के दौर की सबसे बड़ी सैन्य उपलब्धि थी। लेकिन सच तो यह है कि जहांगीर का दिल जंग के मैदान में नहीं बल्कि कहीं और बसता था। वो सिर्फ एक बादशाह नहीं था, वो कला और कुदरत का एक सच्चा पारखी था जिसके अंदर जानने की एक जबरदस्त भूख थी। और हमें ये सब पता कैसे है? उसकी अपनी लिखी किताब से, तुज़ुक-ए-जहांगीरी। ये सिर्फ एक आत्मकथा नहीं है, ये उसके जहन में झांकने का एक आईना है। इसमें उसने कला, सियासत से लेकर पेड़ पौधों और जानवरों तक हर चीज पर अपनी राय लिखी है। जहांगीर सिर्फ कला का शौकीन नहीं था, वो एक एक्सपर्ट था। वो किसी भी पेंटिंग को देखकर ये बता सकता था कि उसे किस कलाकार ने बनाया है। यहाँ तक कि अगर एक ही पेंटिंग में अलग अलग हिस्सों को अलग अलग कलाकारों ने बनाया हो तो भी। इसी जुनून की वजह से उसके दौर को मुगल पेंटिंग का सुनहरा दौर कहा जाता है। लेकिन जहांगीर के दौर की कहानी एक ऐसी ताकतवर औरत के जिक्र के बिना बिल्कुल अधूरी है। एक ऐसी महिला जो कई लोगों के मुताबिक तख्त के पीछे की असली ताकत थी, महारानी नूरजहां। नूरजहां कोई आम मालिका नहीं थीं, वो बेहद समझदार, सियासत में माहिर और एक बेहतरीन प्रशासक थीं। उनका असर सल्तनत के हर मामले में था, चाहे वो कला हो या सरकारी फैसले। बात यहां तक पहुंच गई थी कि उनके नाम के सिक्के भी जारी किए गए, जो उस जमाने में किसी मुगल महारानी के लिए सोचना भी मुश्किल था। वो सही मायने में जहांगीर के साथ मिलकर हुकूमत कर रही थीं। और जब मुगल दरबार अपनी कला और शानो शौकत के शिखर पर था, तब दरबार में एक ऐसा मेहमान आया जिसने हिंदुस्तान की तकदीर हमेशा के लिए बदल दी। साल था 1615। इंग्लैंड के राजा जेम्स प्रथम के एक दूत सर थॉमस रो जहांगीर के दरबार में पहुंचे। उनका मकसद सुनने में तो सीधा साधा था, अपनी नई नवेली ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए हिंदुस्तान में व्यापार करने का हक हासिल करना। कई साल की कूटनीतिक कोशिशों के बाद आखिरकार रो कामयाब हो गया। उसने जहांगीर को यूरोप से लाए कीमती और अनोखे तोहफे दिए और धीरे धीरे बादशाह का भरोसा जीत लिया। कुछ तोहफों और इस वादे के बदले कि अंग्रेजी नौसेना मुगल जहाज़ों की हिफाजत करेगी, ईस्ट इंडिया कंपनी को हिंदुस्तान में कारोबार करने के वो अधिकार मिल गए जो पहले किसी को नहीं मिले थे।
उस समय ये एक मामूली सा सौदा लगा होगा, लेकिन इसके नतीजे बहुत दूरगामी होने वाले थे। ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इसी एक समझौते ने भारत में ब्रिटिश राज की नींव का पहला पत्थर रखा। जो कहानी एक व्यापारिक समझौते से शुरू हुई थी, वो अगले 200 सालों में पूरे हिंदुस्तान पर कब्जे की कहानी बन गई। तो इन सारी बातों के बाद हम इस पेचीदा बादशाह को आखिर कैसे याद रखें? उसका राज आप कह सकते हैं एक सिक्के के दो पहलुओं जैसा था। एक तरफ कला, विज्ञान और वास्तुकला का सुनहरा दौर था, तो दूसरी तरफ लगातार होते पारिवारिक विद्रोह, सियासी उठापटक और कंधार जैसे जरूरी सूबे का हाथ से निकल जाना भी था। और ये जो उथल-पुथल थी, ये सिर्फ सल्तनत में नहीं, उसकी अपनी जिंदगी में भी थी। शराब और अफीम की लत ने उसकी सेहत को पूरी तरह बर्बाद कर दिया था। 1627 में जब वो कश्मीर से लौट रहा था, रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आज लाहौर में उसका शानदार मकबरा उसकी उसी मिलीजुली जिंदगी की गवाही देता है। यह मकबरा इतना अहम है कि पाकिस्तान के 1000 रुपए के नोट पर भी इसकी तस्वीर है। तो सवाल फिर वही है, जहांगीर कौन था? एक कला प्रेमी बादशाह जिसने अपनी विरासत पेंटिंग्स में छोड़ी, या एक ऐसा शासक जो अपने ही परिवार के षड्यंत्रों में फंसा रहा? शायद वो दोनों ही था, और यही बात उसकी विरासत को आज भी इतना दिलचस्प बनाती है। शाहजहां, जैसे ही ये नाम सुनते हैं जहन में सीधा ताजमहल की तस्वीर सामने आती है ना? लेकिन हर चमक के पीछे एक परछाई भी तो होती है। तो चलिए मुगल साम्राज्य के उस मशहूर स्वर्ण युग की कहानी में चलते हैं और पता लगाते हैं कि उस बेमिसाल खूबसूरती की असली कीमत क्या थी। ये सब शुरू हुआ एक सपने से। देखिए, शाहजहां के लिए ताजमहल बस पत्थर और संगमरमर की एक इमारत नहीं थी, बिल्कुल नहीं। ये तो जैसा कि कहा जाता है, जन्नत में उनकी बेगम मुमताज महल के घर का एक जमीनी रिफ्लेक्शन था। एक ऐसी सोच, एक ऐसी मोहब्बत जिसने शाहजहां की पूरी पहचान ही बना दी। तो उनकी प्रेम कहानी शुरू हुई 1607 में और 1612 में शादी के साथ पूरी हुई। अर्जुमंद बानो बेगम बन गई मुमताज महल, मतलब महल का हीरा। सब ठीक था, लेकिन फिर आया 1631 का साल। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते वक्त मुमताज की मौत हो गई, और बस उसी गहरे दुख से पैदा हुई दुनिया की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक। और ये कोई मामूली सदमा नहीं था। शाहजहां कहते हैं अंदर से पूरी तरह टूट चुके थे। उनके दरबारी इतिहासकार ने लिखा है कि मुमताज की मौत के बाद उनकी दाढ़ी के बाल सफ़ेद हो गए, लगातार रोने से आंखें खराब हो गईं, और सोचिए 2 साल तक उन्होंने न संगीत सुना, न ही अच्छे कपड़े पहने। ये उस शानदार इमारत के पीछे छिपा एक बादशाह का दर्द था। लेकिन शाहजहां की कहानी सिर्फ ताजमहल तक ही नहीं है। उनका असली पैशन, उनका जुनून इमारतों में था, आर्किटेक्चर में। और उन्होंने पूरे मुगल साम्राज्य का चेहरा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। चलिए देखते हैं कि उनकी सोच ने कैसे पत्थर को आर्ट बना दिया। ये मुगल वास्तुकला में एक बहुत बड़ा शिफ्ट था। पहले देखें, अकबर और जहांगीर के समय की इमारतें वो आम तौर पर लाल बलुआ पत्थर से बनती थीं, काफी मजबूत, किले जैसी। लेकिन शाहजहां ने इससे बिल्कुल अलग रास्ता चुना। उन्होंने सफेद संगमरमर की नाजुकी और सिमिट्री को अहमियत दी, एक नया, हल्का और ज्यादा एलिगेंट स्टाइल। तो ये शाहजहानी शैली आखिर थी क्या? इसकी पहचान कुछ खास चीजों से होती है। सबसे पहले परफेक्ट बाइलैटरल सिमेट्री, मतलब हर चीज ऐसे बैलेंस में कि एक हिस्सा दूसरे का आईना लगे। फिर आते हैं शाहजहानी स्तंभ, जिनका डिजाइन, खासकर उनका बेस, बहुत यूनिक था। और हाँ, दीवारों पर वो फूलों की नाजुक नक्काशी, ऐसा लगता था जैसे इमारत नहीं, कोई शाही बाग हो। ताजमहल तो था ही, पर शाहजहां एक और बड़ा सपना देख रहे थे, एक ऐसी नई राजधानी जैसी दुनिया में कहीं ना हो। और इसीलिए 1639 में उन्होंने नींव रखी शाहजहानाबाद की, जिसे आज हम पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं। ये शहर उनके साम्राज्य का नया दिल बनने वाला था, शक्ति, कला, संस्कृति, सबका केंद्र। और इस नई राजधानी के 2 सबसे चमकते हीरे थे। एक लाल किला, मुगल शक्ति का प्रतीक, जहां से बादशाह हुकूमत करते थे, और दूसरा जामा मस्जिद, वो विशाल मस्जिद जिसकी मीनारें पूरे शहर पर नजर रखती थीं। सोचिए, ये सिर्फ इमारतें नहीं थीं, ये शाहजहां की ताकत और उनके विजन का जिंदा सबूत थीं। तो अब तक की कहानी एकदम किसी सुनहरे ख्वाब जैसी लगती है ना?
कला, बेहतरीन वास्तुकला, एक शानदार साम्राज्य। लेकिन जैसा कहते हैं, हर सिक्के का एक दूसरा पहलू भी होता है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच में एक स्वर्ण युग था? और ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। मतलब जब ये बड़े बड़े महल और मकबरे बन रहे थे, उस वक्त आम लोगों की जिंदगी कैसी थी? क्या साम्राज्य की ये चमक सब तक पहुंच रही थी? तो चलिए अब उस कहानी पर आते हैं जो अक्सर इस संगमरमर की चमक में कहीं छिप जाती है। वो कीमत जो इस शानो शौकत के लिए चुकाई गई। अच्छा, तो सिर्फ ताजमहल को बनाने में उस जमाने में अनुमान है कि 50 लाख रुपए खर्च हुए। आज के हिसाब से ये रकम अरबों में होगी। ये इतना बड़ा खर्च था कि पूरे साम्राज्य का खजाना इससे हिल सकता था। इतिहासकार डॉक्टर एस.आर. शर्मा जैसे विशेषज्ञ तो ये मानते हैं कि ये सिर्फ खर्च नहीं, बल्कि राष्ट्रीय संसाधनों की बर्बादी थी। उनका तर्क यह है कि शाहजहां ने अपनी शान के लिए देश के खजाने को आहिस्ता आहिस्ता खोखला कर दिया। तो सवाल ये है कि इन शानदार इमारतों के लिए पैसा कहां से रहा था? जवाब था आम जनता से। किसानों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से गरीबी बढ़ रही थी, प्रशासन में भ्रष्टाचार फैल रहा था। और कुछ इतिहासकार ये भी बताते हैं कि वाराणसी में मंदिरों को तोड़ने जैसी घटनाएं बढ़ती हुई धार्मिक असहिष्णुता का संकेत थीं। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? इतिहासकारों का मानना है कि इस बेहिसाब खर्च ने साम्राज्य को एक आर्थिक संकट के बिल्कुल करीब ला खड़ा कर दिया। लोगों में असंतोष बढ़ रहा था, इतना कि कुछ लोग इसे राष्ट्रीय हताशा का नाम देते हैं। एक तरफ चमकती इमारतें और उनके साए में एक कमजोर होता साम्राज्य। तो आप देखिए, हमारे सामने दो बिल्कुल अलग अलग तस्वीरें हैं। एक तरफ कला और वास्तुकला अपने चरम पर, और दूसरी तरफ एक कमजोर होता परेशान हाल साम्राज्य। अब सवाल यह है कि हम इन दोनों चीजों को एक साथ कैसे समझें? देखिए, एक तरफ तो इस बात में कोई शक नहीं कि शाहजहां का दौर कला और वास्तुकला के लिए एक सुनहरा दौर था। ताजमहल आज भी इसका सबसे बड़ा गवाह है। और ठीक इसके दूसरी तरफ शाहजहां ने अपने बाद आने वालों के लिए एक ऐसा साम्राज्य छोड़ा जो कर्ज में डूबा हुआ था और जिसकी जनता निराश थी। ये एक ऐसी विरासत थी जिसकी कीमत आने वाली कई पीढ़ियों को चुकानी पड़ी। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बुनियादी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। किसी भी शासक की महानता को हम नापते कैसे हैं? क्या उन शानदार इमारतों से जो सदियों तक खड़ी रहती हैं, या फिर उस मजबूत और खुशहाल साम्राज्य से जो वो अपने पीछे छोड़ जाते हैं? शाहजहां की विरासत शायद हमें यही सिखाती है कि इतिहास में जवाब अक्सर इतने सीधे नहीं होते। तो मामला एक बड़े सवाल के इर्द गिर्द घूमता है। 17वीं सदी का सम्राट औरंगजेब, क्या वो एक मजहबी कट्टर शासक था, या फिर एक ऐसा पेचीदा हुक्मरान जिसकी नीतियां उसके वक्त की मजबूरियों का नतीजा थीं? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सदियों बाद भारत में गर्मा गर्म बहस छेड़ देता है। और इस पूरी बहस की जड़ को समझने के लिए प्रोफेसर माखनलाल की ये बात बहुत अहम है। वो कहते हैं, हो सकता है कि वो एक जटिल शख्सियत हो, लेकिन आम लोगों के लिए वो शासक की पेचीदगियों में नहीं जाते। वो बस ये देखते हैं कि वो क्या कर रहा है। बस यहीं से दो अलग अलग नजरिए पैदा होते हैं। एक अकादमिक जो उसे एक जटिल ऐतिहासिक हस्ती के तौर पर देखता है, और दूसरा आम नजरिया जो सीधे सीधे उसके कामों के असर को देखता है। ठीक है, तो आइए इस केस को खोलते हैं। सबसे पहले उन दलीलों पर नजर डालते हैं जो औरंगजेब को एक विलन के तौर पर पेश करती हैं। आखिर वो कौन से सबूत हैं जो उसे एक विनाशकारी और असहिष्णु शासक बताते हैं? इस कहानी का एक बहुत बड़ा हिस्सा है जजिया टैक्स। अब ये था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो ये एक सालाना टैक्स था जो एक इस्लामी राज्य में रहने वाली गैर मुस्लिम आबादी पर लगाया जाता था। औरंगजेब ने इस टैक्स को दोबारा लागू किया, और बस यही एक कदम उसके आलोचकों के लिए उसकी कट्टरता का सबसे बड़ा सबूत बन गया। और देखिए, इल्जामों की फहरिस्त यहीं खत्म नहीं होती। जजिया जैसे भेदभाव भरे टैक्स लगाना, हिंदू मंदिर तोड़ने के हुक्म देना, दक्कन में 27 साल लंबी महंगी और थका देने वाली जंग लड़ना, अपने ही भाइयों से लेकर मराठा राजा संभाजी तक दुश्मनों को मौत के घाट उतारना। और तो और कुछ सोर्स तो ये भी कहते हैं कि इसने हुक्म दिया था कि जो किसान टैक्स नहीं दे पाते उनके बीवी बच्चों को गुलाम बनाकर बेच दिया जाए। और ये जो दक्कन की लड़ाई थी, इसकी कीमत कितनी भारी पड़ी, इसका अंदाजा आप इतिहासकार स्टानली वोल्पर्ट की इस बात से लगा सकते हैं। वो लिखते हैं कि दक्कन की जीत कई मायनों में एक ऐसी जीत थी जिसमें हार छिपी थी। इसके आखिरी दशक में हर साल करीब 1 लाख जानें जा रही थीं।
इस जंग ने न सिर्फ लाखों जानें ली, बल्कि साम्राज्य का खजाना भी पूरी तरह खाली कर दिया। लेकिन क्या कहानी सिर्फ इतनी ही है, या सिक्के का दूसरा पहलू भी है? चलिए अब बचाव पक्ष की दलीलें सुनते हैं और देखते हैं कि कैसे कुछ दूसरे ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स इस खलनायक वाली सीधी साधी कहानी को कहीं ज्यादा उलझा देते हैं। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, एक तरफ हैं इल्जाम और दूसरी तरफ हैं वो सबूत जो कहानी को उलझा देते हैं। कहा जाता है कि वो हिंदू विरोधी था, लेकिन रिकॉर्ड्स बताते हैं कि उसके दरबार में हिंदू अधिकारियों का हिस्सा असल में बढ़ा था। इल्जाम है कि उसने मंदिर तोड़े, पर ऐसे भी रिकॉर्ड हैं कि उसने मंदिरों को जमीनें और पैसा दान में दिया। उसे दूसरे धर्मों का दुश्मन बताया जाता है, लेकिन उसी के दौर के जैन ग्रंथ उसकी धार्मिक सहनशीलता की तारीफ करते हैं। जरा इस नंबर पे गौर कीजिए, 30%। औरंगजेब की राज में हिंदू मनसबदारों यानी बड़े अफसरों की तादाद 30% से ज्यादा थी। ये आंकड़ा उसके परदादा अकबर, जिन्हें बहुत सहिष्णु माना जाता है, उनके 21% से भी ज्यादा था। ये डेटा इस बात को सीधी चुनौती देता है कि उसका राजकाज पूरी तरह से हिंदू विरोधी था। और ये सिर्फ कागजी बातें नहीं हैं, जमीनी हकीकत कुछ और ही इशारा करती है। जैसा कि इतिहासकार डॉक्टर रुचिका शर्मा बताती हैं, मंदिरों पर अनगिनत शिलालेख हैं जो ये बताते हैं कि औरंगजेब ने इन मंदिरों को जमीनें दान दी थी। इससे पता चलता है कि उसके फैसले सिर्फ धर्म से नहीं बल्कि सियासत से भी तय होते थे। तो अगर औरंगजेब की कहानी इतनी सीधी नहीं है, तो फिर इतना बड़ा साम्राज्य ढह कैसे गया? जाहिर है वजहें ज्यादा गहरी थीं और सिर्फ एक बादशाह से कहीं बढ़कर थीं। चलिए अब साम्राज्य की उन गहरी दरारों को देखते हैं जो उसे अंदर ही अंदर खोखला कर रही थीं। और वो मोड़ आया 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ। उसके लंबे शासन के बाद साम्राज्य में मानो एक जबरदस्त खालीपन आ गया और हर तरफ अफरा तफरी मच गई। ये उस तेज गिरावट की शुरुआत थी जो आने वाले सालों में होनी थी। औरंगजेब के बाद जो हुआ वो किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं था। पहले तो उसके 3 बेटों में ही तलवारें खिंच गईं। फिर दरबार के अमीर जैसे सैयद बंधु किंग मेकर बन गए। वो जिसे चाहते बादशाह बनाते और जिसे चाहते हटा देते। हालत इतनी बिगड़ गई कि अकेले 1719 के साल में 4 अलग अलग बादशाह गद्दी पर बैठे। इस आपसी खींचतान ने सल्तनत को अंदर से कमजोर कर दिया। अब देखिए, जब घर कमजोर होता है तो बाहर वाले तो फायदा उठाते ही हैं, और मुगल साम्राज्य के साथ भी ठीक यही हुआ। अंदरूनी और बाहरी दोनों तरफ से मुसीबतों का एक ऐसा तूफान आया जिसने साम्राज्य के पतन की कहानी पूरी कर दी। और ये वो तारीखें हैं जिन्होंने साम्राज्य के ताबूत में आखिरी कीलें ठोक दी। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा। 1757 में प्लासी की लड़ाई में अंग्रेज जीत गए। 1765 में इलाहाबाद की संधि ने अंग्रेजों को बंगाल से टैक्स वसूलने का हक दे दिया। और आखिरकार 1857 के गदर के बाद आखिरी मुगल बादशाह को गद्दी से हटा दिया गया। तो साम्राज्य एक साथ कई मोर्चों पर बिखर रहा था। सबसे पहली चोट लगी अंदर से। मराठा, राजपूत, सिख, ये सब ताकतें जो पहले दबी हुई थीं, अब सिर उठाने लगीं और मुगल साम्राज्य के इलाकों पर एक एक कर कब्जा करने लगीं। फिर आई बाहरी मार। 1739 में नादिर शाह का दिल्ली पर हमला। ये सिर्फ एक हमला नहीं था, ये साम्राज्य की आत्मा पर हमला था। वो अपने साथ बेशुमार दौलत ले गया, जिसमें मशहूर तख्ते ताऊस यानी मयूर सिंहासन भी शामिल था। इस एक हमले ने मुगलों की इज्जत और ताकत दोनों को मिट्टी में मिला दिया। और इस पूरे खेल में एक नया खिलाड़ी मैदान में उतर चुका था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने इस बिखराव का भरपूर फायदा उठाया, मुगलों के साथियों को हराया और धीरे धीरे करके पूरे देश के व्यापार और खजाने पर अपना कब्जा जमा लिया। तो इन सारी कड़ियों को जोड़कर देखें तो तस्वीर थोड़ी साफ होती है। हम पतन के कई अलग अलग कारणों को देख सकते हैं और वापस अपने उसी बड़े सवाल पर आते हैं, तो फिर इतिहास का फैसला क्या है? तो आखिरकार मुगल साम्राज्य के पतन की असली वजह थी क्या? क्या ये सिर्फ एक आदमी की गलतियां थीं या फिर कई ताकतों का मिला जुला असर? और इसका जवाब किसी एक चीज में नहीं है। सच तो यह है कि ये कई वजहों का एक मिलाजुला नतीजा था। औरंगजेब की महंगी लड़ाइयों ने खजाना खाली किया। उसके बाद के कमजोर बादशाह और गद्दी की लड़ाइयों ने सल्तनत को लकवाग्रस्त कर दिया। मराठों जैसी ताकतें उठ खड़ी हुईं, बाहरी हमलों ने कमर तोड़ दी और आखिर में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदमों ने आखिरी और सबसे जोरदार चोट की। और यह पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम आज के दौर में बैठकर उस जमाने के नेताओं को कैसे जज करें?
क्या हमें उन्हें आज के सही गलत के तराजू पर तौलना चाहिए या फिर उन्हें उनके अपने वक्त और हालात के हिसाब से समझना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। जरा सोचिए, एक ऐसा साम्राज्य जिसकी दौलत के चर्चे पूरी दुनिया में थे, वो अचानक ताश के पत्तों की तरह कैसे बिखर गया। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की परतें खोलने वाले हैं, मुगल साम्राज्य के पतन की कहानी। चार्ल्स डिकेंस की ये लाइनें हैं ना, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम्स, इट वॉज द वर्स्ट ऑफ टाइम्स, ये 18वीं सदी के हिंदुस्तान पर बिल्कुल फिट बैठती हैं। मतलब एक अजीब सा दौर था। एक तरफ नई नई ताकतें उभर रही थीं और दूसरी तरफ एक बहुत बड़ा साम्राज्य अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। तो सवाल यही है, आखिर ऐसा हुआ क्या? कैसे दुनिया के सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक मुगल साम्राज्य उस दौर में गिरा जिसे इतिहासकार कहते हैं दी एनार्की, मतलब पूरी तरह से अराजकता का युग। चलिए मिलकर इस पतन की कहानी के राज खोलते हैं। तो चलिए कहानी की पहली परत खोलते हैं। सबसे पहले देखते हैं वो अंदरूनी दरारें जहां से इस इतने बड़े साम्राज्य के ढहने की शुरुआत हुई थी। देखिए, मुगल साम्राज्य का पतन किसी एक वजह से नहीं हुआ। ये मामला थोड़ा पेचीदा है। इतिहासकार कई अलग अलग वजह गिनाते हैं। कुछ का मानना है कि औरंगजेब के बाद जो बादशाह आए वो कमजोर थे। कुछ लोग औरंगजेब की धार्मिक नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। फिर स्वार्थी दरबारी थे, किसानों पर बोझ बढ़ता जा रहा था, और जो सूबे थे वो भी अब आजाद होना चाहते थे। तो आप देख रहे हैं, ये एक बहुत ही उलझी हुई पहेली है। अच्छा, इन सारी वजहों में से सबसे पहले बात करते हैं केंद्र की कमजोर होती पकड़ की, क्योंकि सीधी सी बात है, जब दिल्ली का तख्त ही डगमगाने लगा तो पूरे साम्राज्य की नींव तो हिलनी ही थी। इस कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है साल 1707 में, जब औरंगजेब की मौत हुई। बस उसके बाद तो उनके बेटों के बीच गद्दी के लिए ऐसी खूनी लड़ाई छिड़ी जिसने साम्राज्य को अंदर से ही खोखला करना शुरू कर दिया। और हालात कितने बिगड़ चुके थे इसका अंदाजा आप इसी बात से लगाइए। 1707 में बहादुर शाह अव्वल अपने भाइयों को हराकर बादशाह बने, ठीक है। फिर 1712 में उनकी मौत हुई तो उनके बेटों में जंग छिड़ गई, और 1719 का साल, वो तो हद ही हो गई। एक ही साल के अंदर 4 अलग अलग बादशाह दिल्ली की गद्दी पर बैठे। अब जब इतनी उथल पुथल मची हो तो कुछ लोग फायदा उठाते ही हैं। यहीं पर एंट्री होती है सैयद बंधुओं की। ये इतने ताकतवर दरबारी थे कि इन्हें किंग मेकर्स कहा जाने लगा। मतलब इनका काम ही था अपनी मर्जी से बादशाहों को गद्दी पर बिठाना और हटा देना। बादशाह तो बस नाम के रह गए थे, एक कठपुतली की तरह। असली पावर वो तो इन दरबारियों के हाथ में थी। तो जैसे जैसे दिल्ली का दरबार कमजोर पड़ता गया, साम्राज्य के जो दूर के हिस्से थे ना, वहां बगावत की चिंगारियां भड़कने लगीं। एक एक करके सूबे अपनी आजादी का ऐलान करने लगे। मुगल सत्ता को अब चारों तरफ से चुनौती मिल रही थी। सोचिए, दक्कन में मराठा खड़े हो गए, पश्चिम में राजपूत, पंजाब में सिख, और यहां तक कि राजधानी दिल्ली के पास जाट भी। ये सब अब मुगलों की कमजोर होती हुकूमत को ललकार रहे थे। इनमें से मराठों का उदय तो देखने लायक था। मतलब 18वीं सदी की शुरुआत में वो भारत के सिर्फ 3% हिस्से पर थे, और सदी के 20 तक पहुंचते पहुंचते 30% हिस्से पर उनका कब्जा हो गया। पेशवा बाजीराव के दौर में उनकी रणनीति भी बदल गई। अब वो सिर्फ चौथ जैसा टैक्स वसूलने नहीं आते थे, बल्कि सीधे सीधे इलाकों पर कब्जा करके अपना राज कायम कर रहे थे। साम्राज्य अभी अपनी अंदरूनी लड़ाइयों और बगावतों से संभल भी नहीं पाया था कि उत्तर पश्चिम से एक ऐसा तूफान आया जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये बात है साल 1739 की, जब पारस के शासक नादिर शाह ने हिंदुस्तान पर हमला कर दिया। और ये कोई मामूली हमला नहीं था, ये एक ऐसी चोट थी जिससे मुगल साम्राज्य फिर कभी खड़ा ही नहीं हो पाया। करनाल की लड़ाई में तो दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। साफ पता चल गया कि मुगल सेना टेक्नोलॉजी और रणनीति में कितना पीछे रह गई थी। एक तरफ मुगल थे जो अपनी तलवारबाजी और हाथियों के भरोसे थे, दूसरी तरफ नादिर शाह की सेना जिनके पास थीं बेहतर बंदूकें, हल्की तोपें और लड़ने का एक बिल्कुल मॉडर्न तरीका। नादिर शाह की फौज ने दिल्ली को इतनी बेरहमी से लूटा, अंदाजा है कि वो करीब 70 करोड़ रुपए की दौलत लूट कर ले गए। जरा सोचिए, आज के हिसाब से ये रकम कितनी होगी। इस एक लूट ने मुगल खजाने को बिल्कुल खाली कर दिया। साम्राज्य आर्थिक तौर पर पूरी तरह से कंगाल हो गया था। पर बात सिर्फ पैसों की नहीं थी। नादिर शाह अपने साथ वो चीजें ले गया जो मुगलों की शान थीं। मयूर सिंहासन, कोहे नूर हीरा, दरियाए नूर हीरा, ये सब।
ये सिर्फ कीमती चीजें नहीं थीं, ये मुगल साम्राज्य की इज्जत का प्रतीक थीं। और इनके जाने का मतलब था मुगलों की इज्जत का मिट्टी में मिल जाना। अब इस पूरी उथल-पुथल और बर्बादी के बीच एक नए खिलाड़ी की मैदान में एंट्री हुई। एक ऐसी ताकत जो आई तो थी व्यापार करने, लेकिन अब उसकी नजरें दिल्ली के तख्त पर थीं। और वो थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। कंपनी ने अपना रास्ता कैसे बनाया ये समझना बहुत जरूरी है। पहले 1764 में हुई बक्सर की लड़ाई। इसमें कंपनी ने मुगल बादशाह और 2 बड़े नवाबों की मिलीजुली फौज को हरा दिया। फिर 1765 में हुई इलाहाबाद की संधि, जहां हारे हुए बादशाह शाह आलम II को रॉबर्ट क्लाइव के साथ समझौता करना पड़ा। और यही वो पल था जब कंपनी को दीवानी का अधिकार मिला। तो ये दीवानी का अधिकार था क्या? सीधे शब्दों में कहें तो मुगल बादशाह ने कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा से टैक्स वसूलने का कानूनी हक दे दिया। मतलब साम्राज्य के जो सबसे अमीर और कमाऊ सूबे थे, उनका पूरा आर्थिक कंट्रोल एक विदेशी कंपनी के हाथ में चला गया। और सच पूछिए तो यहीं से हिंदुस्तान में ब्रिटिश राज की असली नींव पड़ी। और बस अब हम आते हैं मुगल कहानी के बिल्कुल आखिरी दौर में। एक ऐसा दौर जहां ये महान साम्राज्य सिर्फ एक परछाई बन के रह गया था। इसके बाद भी अगले 100 साल तक मुगल बादशाह गद्दी पर तो बैठे रहे, लेकिन उनका शासन सिर्फ नाम का था। वो पहले मराठों के और फिर अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए। असली पावर वो तो कब की जा चुकी थी। इस कहानी का अंत हुआ 1857 के विद्रोह के साथ। इसे ताबूत में आखिरी कील भी कह सकते हैं। विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को गद्दी से उतार दिया और उन्हें रंगून भेज दिया। और बस इसी के साथ हिंदुस्तान से मुगल वंश का सूरज हमेशा हमेशा के लिए डूब गया। तो आखिर में सवाल यही बचता है, क्या मुगल साम्राज्य का पतन होना ही था, या फिर ये अंदरूनी कमजोरियों और बाहरी हमलों का एक ऐसा परफेक्ट स्टॉर्म था जिसने इतने बड़े साम्राज्य को हमेशा के लिए खत्म कर दिया? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आज भी इतिहासकार ढूंढ रहे हैं।